नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2026। आज का दिन वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे बेसिकली जेम्स पार्किंसन, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनके नाम पे पार्किंसन का नाम दिया गया था। तो पार्किंसन डिजीज़ की अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए कि लोग पार्किंसन डिजीज़ को जानें, उसके सिम्टम्स के लिए अवेयर हों, ताकि अर्ली डायग्नोसिस बन सके और ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट हो सके। क्योंकि किसी भी बीमारी की अर्ली डायग्नोसिस का रिजल्ट हमेशा बेटर होता है। आम जनता अवेयर हो सके, जिससे पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ जो है बेसिकली एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, जिसमें जो ब्रेन का बेसल गैंग्लिया जो पार्ट होता है, वहाँ से जो डोपामिन सिक्रीट करते हैं न्यूरॉन, उनका डीजनरेशन होने लगता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया में एक पार्ट होता है जिसका डीजनरेशन होने लगता है, वहाँ पे डैमेज होने लगता है, न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं और डोपामिन का सिक्रेशन ब्रेन से कम होने लगता है। तो बेसिकली डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है ब्रेन में और पार्किंसन के सिम्टम्स आते हैं। तो ये डीजनरेटिव बीमारी है, तो ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑनसेट यूजुअली 60 या उससे लेटर स्टेज में, ओल्डर स्टेज में ऑनसेट होता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली बीमारी है। इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रीटेबल डिजीज है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि यूजुअली लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। पार्किंसन यूजुअली ओल्डर एज की बीमारी है, बट नाउएडेज यंगर ऑनसेट पार्किंसन भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर पार्किंसन लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होता है, तब हम उसको यंग ऑनसेट पार्किंसन कहते हैं या अर्ली ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं, जिसके केसेस आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं। कई बार इसका ऑनसेट लेस देन 40 ईयर्स पे भी देखने को मिल जाता है। पार्किंसन डिजीज़ जो खासकर यंग पेशेंट होते हैं, यंग ऑनसेट होता है, तो उसमें जेनेटिक होने के भी चांसेस होते हैं। यंग ऑनसेट पार्किंसन में लीवोडोपा का रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलता है, धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है इसका विद एज। तो यंग ऑनसेट पार्किंसन एंड यूजुअल जो हमारा मोर देन 60 ईयर्स में पार्किंसन होता है, वो पार्किंसन। तो पार्किंसन का रिस्क जो है इंक्रीजिंग एज के साथ साथ बढ़ता है। कई बार हेड इंजरी है, उसका रिस्क बढ़ा देती है, कई बार ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन भी होते हैं। तो पार्किंसन एक टिपिकल पार्किंसन होता है, जिसको हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। एक एटिपिकल पार्किंसन डिजीज होती है या सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज होती है। एटिपिकल पार्किंसन डिजीज हमारा प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी आता है, मल्टी सिस्टम एट्रोफी आता है, कई बार वेस्कुलर पार्किंसन भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट हेड इंजरी पार्किंसन भी देखने को मिलता है और कई बार ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन भी देखने को मिलता है। तो बात करेंगे हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं? तो सिम्टम्स जो बेसिकली होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ट्रिमर। ट्रिमर जो होते हैं पार्किंसन डिजीज में, वो रेस्टिंग ट्रिमर होते हैं। इसको पिल रोलिंग टाइप ऑफ ट्रिमर भी बोलते हैं। जो पार्किंसन डिजीज के ट्रिमर होते हैं वो एक साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होते हैं, वन साइड से स्टार्ट होंगे, यानी कि हेमी ट्रिमर टाइप मिलेंगे। पिल रोलिंग टाइप ट्रिमर होंगे, इस तरह से ट्रिमर होंगे। रेस्ट पे होंगे कि जब पेशेंट आराम से बैठा हुआ है उस टाइम पे ट्रिमर हो रहे हैं। जब कोई एक्शन करेगा, कोई चीज पकड़ेगा, वो उस टाइम पे ट्रिमर उसके सबसाइड कर जाएंगे। पॉस्चर पे भी ट्रिमर कम हो जाते हैं। तो रेस्टिंग ट्रिमर होंगे, जो कि रेस्ट पे होंगे, एक्शन पे चले जाएंगे, एक्शन पे उतने ट्रिमर नहीं होंगे। फिर रोलिंग टाइप ऑफ ट्रिमर होंगे, वन साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे लोअर लिम्ब में और अराउंड मोर देन 1 ईयर या 2 ईयर्स बाद अपोजिट साइड में प्रोग्रेस करते हैं। तो यानी कि ऑनसेट जो होता है वो एसिमेट्रिक ऑनसेट होता है ट्रिमर्स का। ट्रिमर्स के बाद में ब्रेडिकाइनेजिया होती है। ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि स्लोनेस इन द बॉडी में स्लोनेस आने लगती है। ये भी वन साइड से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। स्लोनेस यानी कि कोई भी काम जो पेशेंट कर रहा था वो धीरे धीरे करने लगता है। उसे किसी भी चीज़, किसी भी एक्टिविटी को करने में पहले से ज़्यादा टाइम लगने लगता है। जो चीज़ वो पहले 5 मिनट में कर ले रहा था, उसे 10 मिनट्स लगने लगते हैं। यानी कि अगर उसे खाना खाने में पहले 5 मिनट्स लग रहे थे, वो 10 मिनट्स लगने लगेंगे। नहाने में ज़्यादा टाइम लगने लगता है, वॉकिंग डिफिकल्ट, स्लो हो जाती है। तो हर एक एक्टिविटी, चाहे वो कपड़े पहनने हो, खाना खाना हो, नहाना हो, जो भी डेली एक्टिविटीज़ पेशेंट करता है, उसमें पहले से ज़्यादा टाइम लगने लगता है, यानी कि बॉडी में स्लोनेस आने लगती है। थर्ड सिम्टम्स होता है रिजिडिटी।
यानी कि बॉडी में अकड़ाहट होने लगती है, स्टिफनेस होने लगती है। ये भी एक साइड ऑफ बॉडी से स्टार्ट होने लगती है। पेशेंट की बॉडी रिजिड होने लगती है, धीरे धीरे बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है और धीरे धीरे ये अपोजिट साइड में भी प्रोग्रेस करने लगती है। तो ट्रिमर, ब्रेडिकाइनेजिया एंड द रिजिडिटी। फोर्थ इज द पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी। धीरे धीरे पेशेंट की जो पॉस्चर है वो इनस्टेबल होने लगता है। पेशेंट जब वॉक करता है तो पेशेंट का पॉस्चर स्टूप हो जाता है, पेशेंट आगे की तरफ झुक के वॉक करेगा, धीरे धीरे वॉक करेगा, स्लो स्टेप, शॉर्ट स्टेप्स होंगे पेशेंट के, फेस्टिनेटिंग गेट होगा, पेशेंट झुक के चलेगा, शॉर्ट स्टेप से चलेगा, ऐसा लगेगा कि वो टेंडेंसी टू फॉल है, फॉरवर्ड बेंडिंग की तरह चलेगा। आर्म्स का स्विंग जो होता है वॉकिंग पे वो कम हो जाएगा पेशेंट का, फॉल की टेंडेंसी बढ़ जाएगी पेशेंट की। इसके अलावा उसको टर्निंग में भी डिफिकल्टी होने लगती है, साथ में पेशेंट को फ्रीजिंग भी होने लगती है रिजिडिटी के कारण से, कि अगर वो चल रहा है तो कई बार ऐसा लगता है जैसे वो एक जगह स्टिक हो गया है, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी में फॉरवर्ड पॉस्चरिंग हो जाएगी, शॉर्ट स्टेप्स गेट हो जाएगा, फेस्टिनेटिंग गेट हो जाएगा, टेंडेंसी टू फॉल बढ़ जाएगी, वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, टर्निंग में डिफिकल्टी होगी और फ्रीजिंग के एपिसोड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे जो सिम्टम्स हो गए, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी, ट्रिमर एंड द पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी या लॉस ऑफ पॉस्चरल रिफ्लेक्स, ये बेसिकली मोटर सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मास्क लाइक फेसिस होगा, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डल हो जाएंगे, लिखने में डिफिकल्टी होगी, बोलने में डिफिकल्टी होगी, पेशेंट बहुत स्लो, धीरे धीरे मोनोटोनस स्पीच हो जाएगी पेशेंट की, धीरे धीरे लिखने में पेशेंट बहुत छोटा छोटा लिखेगा, स्लो लिखेगा, तो राइटिंग चेंज होने लगती है और आवाज़ में भी या स्पीच में भी चेंज होने लगता है। ये हमारे होते हैं मोटर सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज। इसके अलावा नॉन मोटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रोपैरेसिस टाइप सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस भी पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिलती है। कई बार सेंसरी सिम्टम्स भी होते हैं, तो डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, एंजाइटी लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं, इमोशनल लेबिलिटी पेशेंट में देखने को मिल सकती है, सेंसरी सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिनरी कंप्लेन होती है, कई बार फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंसी भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हमको नॉन मोटर सिम्टम्स भी पार्किंसन में देखने को मिलते हैं। तो ये बात होगी पार्किंसन के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे बनती है पार्किंसन की। तो पार्किंसन की डायग्नोसिस जो होती है वो मेनली क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल उनके सिम्टम्स के आधार पे और उनके जो हमने साइन देखे, ब्रेडिकाइनेजिया, रिजिडिटी, ट्रिमर के आधार पे हम बनाते हैं। तो एक साइड से बॉडी में स्टार्ट होगा, यानी कि एसिमेट्रिक ऑनसेट, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, अपोजिट साइड में आएगा कुछ सालों बाद, और ब्रेडिकाइनेजिया मिलेगा, रिजिडिटी मिलेगा, वॉकिंग डिफिकल्टी मिलेगी, साथ में एग्जामिनेशन पे हमें रिजिडिटी मिलेगी, बॉडी में स्लोनेस, अगर हम पेशेंट से ऐसे करेंगे तो वो धीरे 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 मूवमेंट करेगा, फिंगर टैपिंग के लिए कहेंगे तो वो भी बहुत स्लो 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 मूव करेगा। ट्रिमर, पिल रोलिंग टाइप ट्रिमर मिलेंगे, रेस्टिंग ट्रिमर मिलेंगे। गेट मैंने आपको बताया फैसिनेटिंग गेट होगा, शॉर्ट स्टेप गेट होगा, टेंडेंसी टू फॉल होगी, फ्रीजिंग के एपिसोड्स हो सकते हैं और एन ब्लॉक टर्निंग हमें देखने को मिलती है, पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी मिलेगी। तो क्लिनिकल हो गया मेन डायग्नोस्टिक जो होती है। इसके अलावा एमआरआई ब्रेन इमेजिंग करा सकते हैं, जिससे बहुत स्पेसिफिक साइन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कई बार हम डोपा पैट स्कैन भी कराते हैं अगर हमें कन्फ्यूजन होता है डायग्नोसिस में, या कई बार एसेंशियल ट्रिमर की डायग्नोसिस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डोपा पैट स्कैन भी पेशेंट का करा सकते हैं। तो ये बात होगी डायग्नोसिस कैसे बनेगी। डायग्नोसिस की बात करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारा एक तो होता है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जिसकी प्रोग्नोसिस बेटर होती है, ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्स अच्छा होता है, सिंडोपा या लिवोडोपा से रेस्पॉन्स अच्छा होता है। एटिपिकल पार्किंसन हो सकती है और सेकेंडरी पार्किंसन हो सकती है, जिसमें कि हमारी पीएसपी आती है, एमएसए आता है, मल्टी सिस्टम एट्रोफी। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली ऑनसेट जो होता है, अगर सिमेट्रिक ऑनसेट हो रहा है, दोनों साइड से एक साथ स्टार्ट हो रहा है, टेंडेंसी टू फॉल अर्ली आ रही है, 6 मंथ में फॉल हो गया, बैकवर्ड फॉल हो सकता है, आई मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, डिमेंशिया साथ में स्टार्ट हो रहा है, यूरिनरी प्रॉब्लम या टेंडेंसी टू फॉल जल्दी आ रही, तो ये सारे सिम्टम्स एटिपिकल पार्किंसन में देखने को मिलते हैं। टिपिकल पार्किंसन एक साइड से ऑनसेट होता है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है अपोजिट साइड में, ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया ये सिम्टम्स होते हैं। एटिपिकल में यूजुअली ट्रिमर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये बात हो गई कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर टाइप ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसोनिज्म या सेकेंडरी पार्किंसनिज्म या एटिपिकल पार्किंसन से। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन होंगे अवेलेबल हमारे पास। तो ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल या सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, और हमारा सर्जरी के ऑप्शंस होते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास वेरियस मेडिकेशंस अवेलेबल है, जिसमें कि लीवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम सिंडोपा प्लस के नाम से जानते हैं, या और भी अदर नेम्स भी होते हैं। इसके अलावा डोपा एगोनिस्ट होते हैं, जिसमें कि प्रेमीपेक्सोल, रोपिनिरॉल आता है। इसके अलावा सेलिजिलीन या रासाजिलीन होते हैं। इसके अलावा आपका एमेंटाडिन भी हम यूज़ करते हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट, और एंटाकॉम प्लस भी यूज़ किया जाता है, या सफिनामाइड भी ऑप्शन अवेलेबल। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में ट्रीटमेंट, जिसमें से मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मेन रेस्पॉन्स जिस दवाई से आता है वो हमारा सिंडोपा प्लस या लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन होती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम बेसिकली लो डोज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम डोज को टाइट्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, अकॉर्डिंग टू साइड इफेक्ट। क्योंकि जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने का भी रिस्क होता है। लाइक अगर हम बात करें लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन से, इससे साइकोसिस का रिस्क कई बार बढ़ जाता है, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी हो सकती है डोपा एगोनिस्ट से भी। इसके अलावा डिस्काइनेजियास के रिस्क कई बार बढ़ जाते हैं, पोस्चरल हाइपोटेंशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हम लो डोज से स्टार्ट करके धीरे धीरे डोज को अप करते हैं। खासकर लीवोडोपा कार्बिडोपा जो कॉम्बिनेशन है, ये हम यूजुअली पेशेंट को एम्प्टी स्टमक लेने के लिए बोलते हैं, और उसके साथ खाने का 1 घंटे का गैप रखने के लिए बोलते हैं, ताकि इसका इफेक्ट अच्छा है और इफेक्ट थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा ट्राईहेक्साइलफिनिडिल भी हम देते हैं, जो कि एंटीकोलिनर्जिक है। इसका बेसिकली ट्रिमर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो मेडिसिन हम जब शुरू में स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली मेडिसिन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे ईयर पास होते जाते हैं पार्किंसन डिजीज़ के, तो लगभग 4 से 5 साल बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स का जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है, और साइड इफेक्ट का रिस्क कई बार बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन में कई बार हमारे पास सर्जरी के ऑप्शंस भी होते हैं, जिसमें कि सर्जरी जो ब्रेन में की होती है पार्किंसन डिजीज को, उसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि ब्रेन को रेगुलरली स्टिमुलेट करेंगे और डोपामिन सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं। तो यूजुअली जो सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट होते हैं, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज होना चाहिए, एसिमेट्रिक ऑनसेट होना चाहिए, अराउंड 4 to 5 ईयर या उससे ज़्यादा की लगभग 5 to 10 ईयर्स का ड्यूरेशन हो पार्किंसन डिजीज का, लीवोडोपा से रेस्पॉन्स अच्छा हो, और धीरे धीरे उसमें या तो डिस्काइनेजियाज हो रहे हो, या मेडिसिन का रेस्पॉन्स कम हो जा रहा हो, ऑफ पीरियड कम हो रहा हो, तो या तो साइड इफेक्ट होने लग रहे हो दवाइयों के, रेस्पॉन्स अच्छा ना आ रहा हो, और या फिर इफेक्ट कम होता जा रहा हो, तो वो आइडियल कैंडिडेट होते हैं ट्रीटमेंट के विद डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो सर्जरी का ऑप्शन हो गया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, और हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में आप बात करते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्किंसन डिजीज मैनेजमेंट का। तो अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन है आपके जान पहचान के रिलेटिव को, तो उन्हें आप सलाह दें कि वो एक्टिव रहें, जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा है। मैं पेशेंट्स को सलाह देता हूं कि वो कभी भी पेशेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट ना लें, क्योंकि जितना पेशेंट एक्टिव रहेगा उतना उसका डिजीज प्रोग्रेशन स्लो होगा, उतना ही वो लंबे समय तक मोबाइल रहेगा या एक्टिव रहेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर फिजियोथेरेपी, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, रेगुलर वॉकिंग, साथ में सोशली एक्टिव होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट सोशली एक्टिव नहीं होगा तो कई पेशेंट पार्किंसन के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो सोशली एक्टिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, मेंटली एक्टिव रहें, ये बहुत जरूरी रोल है पार्किंसन के ट्रीटमेंट में। फैमिली के साथ भी, फैमिली वालों को भी ये जरूरी है कि वो पेशेंट से कोऑपरेट करें, पेशेंट की हेल्प करें इन चीज़ों से निकलने के लिए, उनको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें, वॉकिंग के लिए मोटिवेट करें, सोशली गैदरिंग में उन्हें लेके जाएं। तो जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस, रिहैब बहुत जरूरी पार्ट है पार्किंसन के मैनेजमेंट का। तो ये बात हो गई पार्किंसन के ट्रीटमेंट की। तो पार्किंसन के ट्रीटमेंट में मेडिसिन होती हैं, इसके अलावा आपकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, रिहैब होता है। जितना एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा, जितना मोबाइल रहेंगे उतना अच्छा है। इसके अलावा सम केसेस में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी अच्छा रोल है, अगर पेशेंट को मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और मेडिसिन का इफेक्ट कम हो गया। तो ये बात हो गई पार्किंसन डिजीज़ की। तो आज 11 अप्रैल को मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके किसी नियर बाई में पार्किंसन किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, ट्रिमर्स आ रहे हैं जो कि एक साइड से ऑनसेट है, रेस्टिंग ट्रिमर है, अकड़ाहट हो रही है, धीरे धीरे बॉडी में स्लोनेस आने लगी है, वो धीरे धीरे चलने लगे हैं, कोई भी एक्टिविटी को पहले से ज़्यादा टाइम लगने लगा है, तो उसको आप अर्ली आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर आप करते हैं सिम्टम्स का, अर्ली डायग्नोसिस पार्किंसन डिजीज़ की बनती है, तो बेटर आउटकम देखने को मिलता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की रहेगी, और लंबे समय तक वो पार्किंसन के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है।
तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू। अवेयर रहें पार्किंसन डिजीज के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाते रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't forget to like and subscribe.